जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो लिखे ही, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लिखना चाहिए, और सब पर इक्वल टाइम हमें डिवाइड करना चाहिए। क्योंकि कुछ मार्क्स हमें अगर मिल जाते हैं, 1-2 मार्क्स, तो उससे 10-15-20 रैंक तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन हम हर हाल में लिखना है। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पे। आज हमारे साथ यूपीएससी सीएससी 2020 के एक ऐसे टॉपर जुड़े हैं जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन हिंदी माध्यम में दिया है। हमारे साथ रैंक 533 आनंद कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका स्टडी IQ पे, और आपको ढेर सारी बधाइयां। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आनंद जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आनंद जी, मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सभी दर्शकों को बताएं। मैम, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैं यूपी के बहराइच जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, और मैंने मास्टर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। फिर मैंने एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद 2017 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ लगातार। उसके बाद मैम 2019 यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ था, और उसके बाद ये थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी में मैंने 533 रैंक होल्ड की है। इससे पहले 2 अटेम्प्ट में मैम मेरे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। इस बार मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस देन इंटर फाइनल सिलेक्शन। आनंद जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी रही है। आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, लेकिन वो पूरा नहीं किया, सिर्फ एक सेमेस्टर छोड़ दिया सिर्फ यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। आनंद जी, आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन के स्रोत हो सकते हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो मानते हैं हिंदी मीडियम में बहुत सारे सोर्सेज नहीं मिलते हैं किस तरीके से कवर करना है, और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट में रेजिस्टेंस सा भी होता है कि कैसे कवर करें। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी शुरुआती जो बुनियादी स्ट्रैटेजी होती है उसको आपने कैसे बनाया। मैम, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, चूंकि मेरा इंटर मैंने साइंस स्ट्रीम से मैथ से किया था। उसके बाद मैं यूपीएससी में जाना चाहता था, इसलिए मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया। और बीए के दौरान ही मैंने एनसीईआरटी बुक्स और जो बेसिक बुक्स होती हैं उनको मैंने स्टडी किया। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करके जब दिल्ली चला गया, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया। उसके बाद मुझे मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे प्रिपरेशन यूपीएससी का ही एग्जाम देना है। तो मैंने सोचा अगर मैं मास्टर्स करता हूँ तो मेरा टाइम जाएगा, और चूंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरे घर की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा जितने कम से कम समय में मैं खुद को प्रिपेयर करके इस एग्जाम को मैं क्लियर कर लूँ, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं फिर एक प्रिपरेशन करने लगा। तो एनसीईआरटी के बाद जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको मैंने पढ़ा। लेकिन मैं इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने कोचिंग क्लासेस के नोट्स पे ज्यादा भरोसा किया। चूंकि अभी हिंदी माध्यम में नोट्स अवेलेबल हैं, तो उन नोट्स को मैंने मार्केट से परचेज किया, और परचेज करके उनसे पढ़ाई किया। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। आनंद जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हिंदी माध्यम के लिए बहुत सारे सोर्सेस नहीं मिलते, आपने बताया कि आपने अलग अलग नोट्स रेफर किया। जो हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स मींस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच किस तरीके से आपने बनाया। मैम, प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच ये है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई विशेष तैयारी स्टार्टिंग में मैंने नहीं की। जो सोर्सेस मेंस के होते हैं मैंने उन्हीं पर भरोसा किया, और उन्हीं को बार बार मैं पढ़ता रहा, रिवाइज करता रहा उन्हीं सोर्सेस को। और मेंस की पढ़ाई के दौरान उसके जो नोट्स थे उसको प्रिपेयर करने के दौरान प्रीलिम्स के लिए मैंने ये किया कि जो उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं, या कोई कोटेशन है, या इस तरह की जो भी चीजें हैं, कहीं डेटा अगर आ रहा है, किसी लोकेशन का नाम है उसकी, या अगर इन्वायरमेंट में हम देखें तो उस चीज का आईयूसीएन में क्या उसकी पोजीशन है, तो इन सब में फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसको मैं नोटबुक में नोट करता रहता था, या अपनी वॉल पर मैं लिख लेता था उसको स्लिप में। तो इस तरह से मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करता था। उसकी एक शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखी थी, और मेन तैयारी मैंने मैम मेंस की, और उसी से मुझे काफी हेल्प मिली। और 2 बार तो मेरा मैम प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 2019 में मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया था।
एंड देन 2020 में मेरे 115 प्लस मार्क्स होंगे। आनंद जी, ऐसी क्या आपको क्रिटिकल पॉइंट लगता है इस अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? क्योंकि कई बार होता है प्रीलिम्स एक एंट्री स्टेज जी होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है उसको क्लियर करना, और स्पेशली अगर हम हिंदी माध्यम में बात जी करें जी तो जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी बार कंफ्यूजिंग भी होते हैं। जी जी जी। तो मैम ये हिंदी माध्यम के लिए एक चैलेंज तो जरूर है जो आप कह रही हैं। हम जैसे अब जो भी यूपीएससी भी मानता है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को ही स्टैंडर्ड मानता है, और उसे ही अगर हिंदी माध्यम में गलत भी है तो वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को सही मान लेता है। तो हमारे ऊपर एक ये एक्स्ट्रा बर्डन तो है कि हमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी साथ साथ देखने होते हैं। अगर कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है या कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है हिंदी में, कई बार लैंग्वेज भी इतनी टफ होती है कि वो समझ में नहीं आती है, तो हमें इंग्लिश का पार्ट भी साथ में देखना होता है। तो मैम 2020 के एग्जाम में तो मैंने करीब 5 पढ़े, और फिर उसको पढ़ करके उसको टिक किया मैंने, बिल किया। एक क्वेश्चन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था उसका इंग्लिश में, वो दूसरा उसका सभी ने फिर उसने असहयोग आंदोलन वहां हिंदी में लिख दिया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हिंदी माध्यम के लिए हैं, बहुत सारे लड़कों का वो गलत भी हुआ। तो लेकिन हमें एक्स्ट्रा बर्डन जरूर है मैम, मैं ये मानता हूँ, हमें दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ना पड़ता है। आनंद जी, मेंस की क्या खास तैयारी होनी चाहिए? मेंस के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं? जैसे प्रीलिम्स के लिए तो आपने बताया कि इंग्लिश जी और हिंदी आपको पैरेलली चलना होगा, क्योंकि वोकैबुलरी भी कई बार बहुत डिफिकल्ट होती है समझने के जी लिए, ऑप्शंस भी कभी कभार मिसप्लेस्ड हो सा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेंस के लिए मेरा ये कहना है कि हम लोग जो भी सोर्स, हर स्टूडेंट एक सोर्स पे रिलाय करता है, उस सोर्स को उसको अब कई बार उसका रिवीजन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही हमें हर चीज का शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, जो भी टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स हमें बनाने चाहिए। हम मैं पर्सनली बहुत बड़े नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाता था। हैवी नोट्स पे मैंने कभी नहीं बनाए। मैं शॉर्ट नोट्स हमेशा लिखता था कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको मैंने 1.5 पेज या 2 पेज में मैं उसको कंप्लीट कर लेता था, उसके प्रोज कॉन्स या जो भी जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं। और कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो करंट में चल रहा है, एक डायरी आप मैं रखता था। उस डायरी में आप जो भी फैक्चुअल चीजें हो रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर में तो फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें ये करना चाहिए कि उस डायरी में हम पार्ट उसका बांट लें, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल नॉलेज है उसमें हम लिखते रहें। और वीकली या 10 दिन पे या 15 दिन पे जब भी हमें टाइम मिले उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो वो फिर फैक्चुअल जो नॉलेज है वो हम इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। उसके साथ ही हम कंक्लूजन में उन चीजों को अगर ऐड कर दें और कहीं मेन बॉडी में भी ऐड कर सकते हैं तो ये फिर काफी इफेक्टिव हो जाता है। आंसर्स को कैसे लिखना है? आंसर्स को लिखने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है? मैम आंसर राइटिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो जितने क्वेश्चंस जो है उसके सारे डायमेंशंस को पहले हमें समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन में किन किन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। फिर उसके हिसाब से हमको जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं सबको पॉइंट्स में, हर चीज हर एस्पेक्ट पे 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी हमें रिकलेक्ट कर पा रहे हैं उसको हमें पॉइंट में उसको प्रेजेंट करना चाहिए। वो पॉइंट हमारा 1 से 1.5 लाइन का हो, ये नहीं कि पॉइंट भी 2, 2.5, 3 लाइन का हो जाए तो वो पैराग्राफ की तरह दिखने लगे। और उसमें जो एकदम जो ठोस मतलब जो नॉलेज है या जो उस चीज की डिमांड कर रहे हैं उन चीजों को पुट करना चाहिए हमें, मतलब उसके दाएं बाएं की चीजों को नहीं लिखना चाहिए। तो इस तरह से और कुछ कुछ फैक्चुअल चीजों को हमें उसमें पुट ऑन करना चाहिए। तो इससे आंसर कई बार इफेक्टिव हो जाए, मतलब आंसर इफेक्टिव हो जाता है इससे। जी आनंद जी, आप आंसर्स को कैसे लिखते थे? पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते थे कि बुलेट्स के फॉर्म में लिखते थे? मैं हमेशा आंसर में बुलेट पॉइंट में ही लिखता था। कई बार जैसे जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो उनको तो मैं बुलेट पॉइंट में लिखता ही था। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें इतने, अब यूपीएससी में अगर हम शुरू से लास्ट तक देखें तो करीब 150 से 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जिसको हमने नहीं पढ़ा है या कहीं 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 सुना है उसके बारे में जानते नहीं है, तो उनको भी मैं पॉइंट्स में ही लिखता था। और मेरी एक सलाह होगी सारे एस्पिरेंट्स को कि वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो लिखे ही, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लिखना चाहिए। और सब पर इक्वल टाइम हमें डिवाइड करना चाहिए,
क्योंकि कुछ मार्क्स हमें अगर मिल जाते हैं 1-2 मार्क्स, तो उससे 10, 15, 20 रैंक तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन हम हर हाल में लिखना है। अगर मैं आपकी बात करूं जी। तो आप आंसर लिखना कौन से स्टेज में आपने शुरू किया, प्रीलिम्स के बाद ही या फिर शुरुआती प्रिपरेशन से आप 1-2 आंसर्स रोज लिखते थे? मैम मैंने तो आंसर मैं प्रीलिम्स के पहले ही लिखता था। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने बहुत हद तक मैंने प्रीलिम्स से पहले कर ली थी। और जब मैंने मैम करीब 5-6 महीने मेरी प्रिपरेशन का टाइम, 5 महीने हो गया, जब मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा अपने नॉलेज पर, अपनी चीजों पर, उसके बाद मैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कहीं किसी साइट से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिल जाते थे, उनको मैं राइट करता था। फिर जो मेरा एक पीयर ग्रुप था, हम 3 दोस्त थे जो साथ में प्रिपरेशन करते थे, उनसे हम लोग आपस में चेक कराते थे, एक दूसरे का आंसर चेक देखते थे। तो इस तरह से मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। और फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स आया, तो प्रीलिम्स के पहले 3 महीने पहले मैंने छोड़ दिया, फिर प्रीलिम्स में लग गए। फिर प्रीलिम्स के बाद फिर मैंने हमेशा फुल टेस्ट ही मैम लिखे। हर दूसरे या तीसरे दिन मैं फुल टेस्ट लिख देता था एक। आनंद जी, करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो हमेशा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है? मैम चूंकि मैंने गांव से मेरी सारी पढ़ाई हुई है, और यहाँ हिंदी मीडियम में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर तो मैं नहीं पढ़ता था। साइट, 1-2 वेबसाइट पर मैं जा करके कुछ कुछ न्यूज देखता पढ़ता था। उसके अलावा मैम मैंने इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर, मैं जैसे किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा कि वो न्यूज़पेपर ना पढ़े, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा मैम। मैंने उस पर फोकस ज्यादा हिंदी के न्यूज़पेपर्स पर नहीं किया। मैंने जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आती हैं, उन पर मैंने ज्यादा भरोसा किया और उन्हीं को तैयार किया, उसी को पढ़ा। और ऑनलाइन वेबसाइट में जरूर चेक करता था, उस पर जाता था। आनंद जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू ने मेरी तो काफी हेल्प की। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो वीडियोज आते हैं, मैंने स्टडी आईक्यू सब्सक्राइब भी किया हुआ है, यूट्यूब चैनल उसका। जो करंट अफेयर्स के वीडियोज आते हैं, मैं उसको देखता था। इंटरनेशनल अफेयर्स पे वीडियोज होते थे, मैं उसको जरूर देखता था। उनको देख करके मैंने अपने करंट के जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं या मेंस में भी काफी हेल्प इससे हो जाती थी। उसके एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस पता चल जाते थे। तो स्टडी आईक्यू इस जो काम कर रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और स्टडी आईक्यू के सब वीडियोज हिंदी मीडियम में भी होते हैं, इसलिए वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को तो जरूर स्टडी आईक्यू पर आना चाहिए, और यहाँ वो अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं उसका इफेक्टिवली। थैंक यू सो मच आनंद, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस जर्नी का हिस्सा हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड द एंटायर टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।